तो आज आपके इस चैप्टर का नेशनलिज्म इन इंडिया का थर्ड क्लास होने जा रहा है। और प्रीवियस दो क्लासेस में मैंने पहली क्लासेस में इंट्रो, सेकंड क्लासेस में मैंने आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बताया। उसके साथ साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कंडीशन क्या था, खिलाफत का क्या मूवमेंट था, वो मैंने बताया आपको। अच्छा, इसके बाद है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 टू 1922। इसका मैं बैकग्राउंड बता रहा था कि कैसे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, इसका बैकग्राउंड स्ट्रक्चर क्या था। तो मैंने फार्मर्स को लेकर आपको बता चुका था पिछले वीडियो में। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली ट्रेडर्स, बिजनेस क्लास का क्या प्रॉब्लम था, ब्रिटिशर्स से उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही थी। देखो, 1813 का एक एक्ट आता है, चार्टर एक्ट। 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है ना, ये चार्टर एक्ट क्या है, 1773 के समय ना पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी, 1773 के समय में ब्रिटिश क्राउन को ऐसा फील होता है कि अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बिजनेस करने को गई थी, कब गई थी, 1600 में। यानी कि अप्रोक्स आप देख लो कि 150 ईयर्स के बाद ब्रिटिश क्राउन को ये फील हो रहा है कि अब जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में रेगुलेट करने की जरूरत है। रेगुलेट मतलब कंट्रोल करने की जरूरत है। तो 1773 में पहले ही रेगुलेटिंग एक्ट आती है। कहाँ से आती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से बन के आती है। किसके लिए आती है, तो इंडिया में आती है ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। तो 1773 के बाद हर लगभग 15 से 20 साल में एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का एक रूल बुक बन के कहाँ से आएगा, वो आएगा ब्रिटेन के पार्लियामेंट से बनकर। किसके लिए, इंडिया में अगले 10 से 20 साल के एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, इसके लिए जो रूल्स होगा वो उस बुक में लिखा होगा। उस बुक्स को पढ़ कर ही हमको या ब्रिटिशर्स को इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना होगा। बेसिकली बात यही है। तो 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 के बाद मैंने क्या कहा, हर 15 से 20 साल में। तो ऐसे ही करते के बाद 93, 83, 84, 84 के बाद 93, 93 के बाद ऐसे ही करते हैं। जब 1813 तक हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक चार्टर एक्ट आ रहा है। इस 1813 के चार्टर एक्ट में ही कुछ ऐसा प्रोविजंस था, कुछ ऐसा प्रावधान था, जिसके कारण क्या हो रहा था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही ना केवल भारत में व्यापार नहीं करेगी। ब्रिटेन के अंदर बहुत सारी तो प्राइवेट कंपनी थी। आप लोग जानते हो कि ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था वो मिड ऑफ 18 सेंचुरी हो चुका था। तो मिड ऑफ 18 सेंचुरी जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, तो ब्रिटेन में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्टैब्लिश हो चुकी थी। वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो स्टैब्लिश हुई थी, उसके किस चीज़ की ज़रूरत थी, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत थी। लेकिन ब्रिटेन के पास उतना रॉ मटेरियल्स था नहीं। उसके साथ साथ जो उनको कॉटन चाहिए था, वो कॉटन जो था मास लेवल पे इंडिया में ही था। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा था ब्रिटेन में। किसके द्वारा, तो अदर जो प्राइवेट कंपनी थी जो ब्रिटेन में थी उनके द्वारा, कि आप केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही इंडिया में ट्रेड करने का परमिशन क्यों दिए, हमको भी दीजिए। जिस कारण 1813 के बाद आप क्या देखोगे कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जो थी ब्रिटेन से इंडिया आती है, किस लिए, ट्रेड करने के लिए। ट्रेड किस चीज़ का होगा, ट्रेड होगा कॉटन का, ट्रेड होगा मसालास का, ठीक है, ट्रेड होगा ओपीएम का, अफीम का, ठीक है। तो इन सारी ट्रेड होगा चाइना, चीनी मिट्टी का, ठीक है, चाइना क्ले का। तो इन सारी चीज़ों का ट्रेड करने के लिए ब्रिटेन से बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां इंडिया में आती है। और उनको परमिशन कौन दे रहा था, 1813 का चार्टर एक्ट दे रहा था, ठीक है। तो ये जब प्राइवेट कंपनियां इंडिया में आती है ना, तो 1813 से पहले इंडिया में कैसा ट्रेड बिजनेस चल रहा था। तो इंडिया में तुम लोग आज के समय सुन रहे होगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो। ये 1813 के पहले का जो इंडिया है, इंडिया में कॉटेज इंडस्ट्रीज ही थी। मास लेवल पर हर घर के अंदर कुछ ना कुछ छोटा छोटा फैक्ट्रीज था। मतलब कि समझ लो कि इस घर के अंदर, अगर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कॉटन क्लॉथ से हैंड वर्क कर कर हर जगह पे काम करके कॉटन क्लॉथ्स बनाया जा रहा है, तो बगल वाले घर में कुछ स्टोन्स के ऊपर क्राफ्ट किया जा रहा है, उसके बगल वाले घर में कुछ और किया जा रहा है। यानी हर घर में कुछ ना कुछ जो है इंडस्ट्रीज लेवल और छोटे लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे कुछ ना कुछ मेड बनाया जा रहा है।
लेकिन 1813 के बाद जैसे ही ब्रिटेन की बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आती है ट्रेड करने के लिए, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, इंडिया से रॉ मटेरियल्स ले जाना कहाँ शुरू करती है, ब्रिटेन ले जाना शुरू करती है। क्यों ब्रिटेन ले जाना शुरू करती है? क्योंकि वहां पर क्या था, वहां पर था क्या, वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था और बड़ी बड़ी मशीन जो थी वो स्टैब्लिश हो चुकी थी। उन मशीन्स पर एक बार मान लो ये मैं जो शर्ट पहना हुआ हूँ, अगर इसे कोई कारीगर हाथ से बनाता है तो उसे बनाने में वो एक दिन में एक दो शर्ट ही बना सकता है। लेकिन इसी शर्ट को अगर मशीन पे बनाया जाएगा तो एक दिन में ऐसा ऐसा 100-500 शर्ट्स बनाया जा सकता है ईजिली। इससे होगा क्या, जो मशीन पे बनी हुई प्रोडक्ट्स है उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। साथ में ये जो प्रोडक्ट है ये मोर देन फाइन होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की शर्ट्स निकल कर आएगी, जिससे क्या होगा, इसका डिमांड बढ़ जाएगा और हैंडमेड प्रोडक्ट्स का दाम कम हो जाएगा, क्योंकि वो महंगी भी रहती है, उसके साथ साथ थोड़ी रफ भी रहती है। तो इंडियन इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन किया, इंडियन इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने का काम किया 1813 का चार्टर एक्ट, और उसके बाद इंडिया में आने वाली जितनी भी अदर ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज थी। इसका कारण क्या हुआ, 1913 से 1920 तक आते आते इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर जो ट्रेडर ग्रुप था वो भी ब्रिटिशर्स के पॉलिसी से परेशान हो चुका था। बहुत सारा इंडस्ट्रीज बर्बाद हो चुका था, बहुत बड़ा इंडस्ट्री बर्बाद होने पे लास्ट स्टेज पे। तो मैंने अभी तक आपको कौन कौन बताया, एक बताई मैंने फार्मर्स की कंडीशन, एक बताई मैंने ट्रेडर्स की कंडीशन। अब जो तीसरे लोग थे वो थे कौन, प्रोफेशनल्स या फिर एजुकेटेड क्लास। ब्रिटिशर्स का पॉलिसी क्या था, इनिशियल फेज में तो वो इंडियंस को एजुकेट करने के पीछे अपना कोई इंटरेस्ट दिखाए नहीं, बट आफ्टर सम टाइम जब उन्हें ये फील होने लगा कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है और इतने लोगों को हम ब्रिटेन से लेकर नहीं आ सकते इंडिया में, कि इतने बड़े लेवल पर अगर हमको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो हम सारे लोग को ब्रिटेन से लेकर नहीं आ सकते हैं। तो हमको इंडियंस का भी सपोर्ट चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से रन करने के लिए। इसके लिए क्या ज़रूरत है कि इंडियंस को ब्रिटिश के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको ट्रेन किया जाए, उनका एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पीछे करके ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को आगे प्रमोट किया जाए और इंडियंस को इसके बेसिस पर ट्रेन किया जाए, जिससे कि आगे जाके ये इंडियंस जो है ब्रिटिश के काम आ सके। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने थोड़ी बहुत रियायतें भी दी, छूट भी दी। जो उस वक्त के बड़े बड़े जमींदार घराने के लोग थे इंडिया के अंदर, उनमें से उनके बच्चे जो थे ब्रिटिश पॉलिसी के एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ लिख लिए, ठीक है, एजुकेट हो गए, अच्छे से एजुकेट हो गए। आगे जाकर आपको पता चलेगा कि ये जो एजुकेटेड क्लास जो है तैयार हो रहा है ना, जो कि ब्रिटिश खुद तैयार कर रहा है, किस लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए, लेकिन आगे जाके उनको पता चलेगा कि ये उनका बहुत ही बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है, बहुत ही बड़ा ब्लंडर वो कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक इंडियंस को ये पता नहीं था कि कैसे लड़ना है, ब्रिटिशर्स के पॉलिसी के खिलाफ कैसे लड़ना है। मॉडर्न आइडियाज़ को उनको नॉलेज नहीं था, लेकिन अब मॉडर्न आइडियाज़ का नॉलेज कौन उनको दे दिया, गलती से ही कौन दे दिया, ब्रिटिशर्स खुद दे दिया। ठीक है, तो हुआ क्या, 1920 आते आते ये ब्रिटिश जो थे ये एजुकेट तो कर दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन अगर तुम ही मानो तुम कल के दिन इंजीनियरिंग कर लेते हो, एमबीबीएस कर लेते हो, तुम इंजीनियर बन गए हो, बहुत अच्छा नॉलेज है तुम्हारे पास, लेकिन तुमको काम करने के लिए क्या मिल रहा है, लेबर क्लास का काम, कि तुमको करना तो लेबर क्लास का ही काम करना है। ठीक है, तुमको काम करना है तो वो नीचे लेवल, ग्रुप डी लेवल का ही काम करना है। तुम क्या करना चाहोगे, अकॉर्डिंग टू योर स्किल तुमको वो काम नहीं मिल पा रहा तो तुमको करना है। हुआ ही यही, इंडियंस को एजुकेट तो कर दिया गया, बट इंडियंस को वो पोस्ट नहीं दिया जा रहा था जिसके वो कैपेबल है। नतीजा ये हुआ कि एजुकेटेड इंडियन क्लास भी था ना, वो भी ब्रिटिश के पॉलिसी से परेशान हो चुका था। साथ में ब्रिटिश एजुकेटेड इंडियन जो क्लास था उसको ये तो पता था कि इंडिया को डेवलप करने के लिए, सही मायने में अगर इंडिया को डेवलप करना है तो वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट इंडिया को चाहिए। क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया को इस वक्त पर छोड़ के चले जाते हैं तो फिर से वो जो पुराना वाला स्ट्रक्चर है, द ग्रेट मुगल एम्पायर वाला, राजा वाला, हो सकता है कि वो फिर से इंडिया में वही सिस्टम आ जाए, डेवलप हो जाए, तो इंडिया कभी भी एक डेवलप्ड नेशन नहीं बन पाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि ब्रिटिश का जो ये सिस्टम है, जो मॉडर्न सिस्टम है,
इसको बनाए रखना है, लेकिन ब्रिटिशर्स से अपने अकॉर्डिंग हमको काम भी निकलवाते रहना। तो एजुकेटेड इंडियन क्लास होता है ना, ये कांग्रेस के अंदर तुम देखोगे कि दो टाइप के लोग, दो टाइप के गुट कह लो या कमेटी कह लो, दो टाइप के लोग थे जिनको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भी कहा गया है। ये मॉडरेट्स लोग जो थे ना, जिनमें नाम तुम सबसे बड़ा सुनोगे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये लोग जो थे ना, ये लोग वही थे जो कि ब्रिटिश के पॉलिसी के द्वारा एजुकेट, ब्रिटिश के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही वो लोग एजुकेट होकर आए थे। और अब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में वो पार्ट ले रहे थे, कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर मेंबर होंगे। और साथ ही साथ ब्रिटिश से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इंडिया में एक कैसे सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत है, इंडियन फार्मर्स का क्या परेशानी है, इंडियन ट्रेडर्स का क्या परेशानी है, उससे अवेयर करवाने का काम कौन कर रहे थे, ये लोग कर रहे थे, ठीक है। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय क्या हुआ कि ये मॉडरेट्स का जो पॉलिसी था ना, जिसमें ये लोग सोचते थे कि हम रिक्वेस्ट करेंगे, पिटीशन डालेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ब्रिटिशर्स हमारी बात को समझ लेंगे, वो नहीं हो पा रहा था। तो इनका ठीक अपोजिट जो ग्रुप था, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, जिसमें बेसिकली कहा जाता है लाल बाल पाल, लाल से है लाला लाजपत राय, बाल से है बाल गंगाधर तिलक, और लाल बाल पाल, पाल से है बिपिन चंद्र पाल। ये लाल बाल पाल जो मेन तीन लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के, ये लोग बोले कि आपका जो पॉलिसी है ना, जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पिटीशन डाल रहे हैं, वैसे काम नहीं चलने वाला, ब्रिटिशर्स इतना भी अच्छा नहीं है। तो बोले क्या करना चाहिए। तो इनका कहना था, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का कहना था कि हमको पूरे इंडिया लेवल पे ना, मास लेवल पे एक मूवमेंट चलाने की जरूरत है जो कि अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स होगा। तो इसीलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाता है। जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाता है ना, तो अभी तक हम आपको जो भी बताए हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बैकग्राउंड में प्रॉब्लम क्या क्या था, तो आप इसका जब कॉज देखोगे, आप इसका जब इम्पैक्ट देखोगे, इंडिया के अंदर जब इम्पैक्ट पड़ रहा था कि इस मूवमेंट के दौरान क्या क्या किया जा रहा है, तब आप समझोगे कि सही मायने में जो प्रॉब्लम था उसके खिलाफ तो आवाज़ उठाया ही जा रहा था, उसके अलावा तो कोई और परेशानी थी ही नहीं। जैसे कि मैंने क्या बताया था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय क्या हुआ था, इंडियन जो ट्रेडर ग्रुप था उनका बिजनेस ठप होते जा रहा था। तो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको क्या देखने को मिलेगा, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड क्लॉथ्स, मास लेवल पे रोड के ऊपर फॉरेन क्लॉथ्स को जलाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, जो एजुकेशन सिस्टम है ब्रिटिश के यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वगैरह जो ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए थे, उन सारे का बॉयकॉट किया जाता है। अच्छा, बॉयकॉट कर दिया गया तो वो लोग बच्चे कहाँ गए, तो इसी समय पे आपको देखने को देगा ओरिजिन ऑफ विद्यापीठ, ठीक है, विद्यापीठ का ओरिजिन आता है। इसके साथ साथ आपको और क्या देखने को मिलेगा, ब्रिटिशर्स को एक बहुत बड़ा इनकम कहाँ से आ रहा था, तो अल्कोहल से आ रहा था, सेलिंग ऑफ अल्कोहल से आ रहा था, शराब को बेचने से आ रहा था। तो शराब के दुकान के आगे जो फीमेल्स हुआ करती थी, इंडियन फीमेल्स, गांधी जी बोले जाओ तुम लोग जाके उन शराब की दुकानों के सामने आंदोलन करो और शराब को बेचने से उनको रोको। इसके साथ साथ जो फार्मर्स थे, फार्मर्स भी आ जाते हैं आंदोलन में, ठीक है। तो इंडिया में बहुत ही बड़े लेवल पे, एक पॉलिटिकल लेवल पर एक सपोर्ट मिलता है। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये पूछना चाहेंगे, ये बताओ कि इंडियन मुस्लिम्स का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इंडियन मुस्लिम का सपोर्ट भी मिलता है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। अच्छा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बेसिकली प्रॉब्लम तो यही था, सब कुछ था, लेकिन 1922 आते आते एक घटना घट जाती है जिसको हम चौरी चौरा एक्सीडेंट कहते हैं। हुआ क्या था, चौरी चौरा नाम का एक जगह था, वहाँ पर अभी मैंने बताया ना, शराब की दुकान के सामने क्या करना था, आंदोलन करना था, ठीक है। और आंदोलन करते हुए क्या करना था, शराब को बिकने से रोकना था। तो यही चीज़ चौरी चौरा में हो रहा था। लेकिन वहाँ पे पुलिस क्या करती है, आके जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर लाठी मारना शुरू कर देती है। जिस कारण क्या हुआ, जब लाठी मारना शुरू कर देती है तो वो भीड़ जो थी ना, वो एग्रेसिव हो जाती है। एग्रेसिव भीड़ क्या करती है, पुलिस को, पुलिस के पीछे भागना शुरू करती है, पुलिस आगे आगे, भीड़ पीछे पीछे।
ये पुलिस वाले लोग क्या करते हैं, ये लोग जाके अपने पुलिस स्टेशन में छिप जाते हैं। ये भीड़ क्या करती है फिर, ये भीड़ क्या करती है, उस पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर देती है। सारे पुलिस ऑफिसर्स उस पुलिस स्टेशन के अंदर ही जल के मर जाते हैं। जब गांधी जी को ये बात पता चला कि ऐसा इंसिडेंट हो चुका है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, अभी तक क्या हो रहा था, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सब कुछ शांति से चल रहा था, केवल आंदोलन चल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, अब हो गया कुछ एग्रेसिव। ठीक है, तो अब ब्रिटिशर्स को एक रीजन मिल गया था कि वो इस पर रिएक्ट कर सकता है, जिस कारण से 1922 में एग्जैक्ट डेट 3 फरवरी 1922, इस डेट पर गांधी जी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस रिटर्न ले लेते, आप बोलते सब कोई अपने अपने घर में चले जाओ। ऐसा नहीं था कि आंदोलन खत्म हो चुका था, लेकिन जो गांधी जी थे वो अब इससे भी बड़े मास लेवल के आंदोलन की तैयारी करेंगे। ठीक है, जो कि मैं अगले वीडियोस में पढ़ाऊंगा आपको। अगला है रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग। ठीक है, जो कि 1919 में ही हुआ है। और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड एसोसिएशन 1813, सॉरी ये पहले का है। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, ये भी मैं अगले क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, ये दो पढ़ाऊंगा। और इसके साथ साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अगले जो मूवमेंट है उसको भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए, थैंक यू।